एक समय था जब नक्सलवाद को भारत का सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा माना जाता था, लेकिन आज दावे किए जा रहे हैं कि ये लगभग खत्म हो चुका है। और ये दावा कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में वाकई में नक्सलवाद भारत से खत्म हो गया है? चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये नक्सलवाद था क्या, इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। हमें देखना होगा कि कैसे एक ग्लोबल कम्युनिस्ट विचारधारा ने भारत के एक छोटे से अनजान से गांव में अपनी जड़ें जमा लीं। देखिए, नक्सलवाद की जड़ें सिर्फ भारत में नहीं हैं। इसकी विचारधारा का सफर तो बहुत लंबा है। जर्मनी में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से शुरू हुआ, फिर रूस में लेनिन ने इसे क्रांति का रूप दिया और चीन में माओ ने इसे अपने तरीके से लागू किया। और आखिर में यही विचारधारा भारत पहुंची और एक हिंसक आंदोलन का आधार बनी। तो ये जो शब्द है नक्सलवाद, ये आया कहाँ से? ये आया पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। 24 मई 1967, यही वो तारीख और यही वो जगह थी जहां एक हिंसक घटना ने इस पूरे आंदोलन की आग को भड़का दिया। अब हर आंदोलन के पीछे कुछ चेहरे होते हैं। इस आंदोलन के भी 3 प्रमुख चेहरे थे। पहले चारू मजूमदार, जो इसके विचारक थे, जिन्होंने पूरी आइडियोलॉजी दी। दूसरे कानू सान्याल, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारा। और तीसरे जंगल संथाल, जो इस विद्रोह का आदिवासी चेहरा बने और जिन्होंने हिंसा की पहली कार्रवाई को अंजाम दिया। नक्सलबाड़ी में लगी ये छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते पूरे भारत में फैलने वाली आग बन गई। इसने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, एक ऐसा इलाका जिसे बाद में रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने लगा। तो सवाल ये है कि ये आंदोलन इतना फैला कैसे? देखिए, नक्सलियों ने एक बहुत ही पावरफुल नारा पकड़ा, जल जंगल जमीन। उन्होंने आदिवासी समुदायों को ये यकीन दिलाया कि ये लड़ाई उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। और इसी नारे के दम पर उन्हें भारी समर्थन मिला। और अपने पीक पर मतलब 2011 के आसपास ये विद्रोह देश के करीब करीब 200 जिलों तक फैल चुका था। सोचिए, 200 जिले। इनके तरीके भी अलग थे। ये गुरिल्ला युद्ध करते थे और तो और जन अदालतें लगाकर अपनी समानांतर सरकारें तक चलाते थे। अब जाहिर है, जब देश में इतना बड़ा विद्रोह चल रहा हो तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती थी। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया। इस खतरे को कितना सीरियसली लिया जा रहा था, इसका अंदाजा आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान से लगा सकते हैं। साल 2006 में उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए 2017 में सरकार एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी लेकर आई, जिसका नाम था समाधान। ये सिर्फ गोलियां चलाने की बात नहीं थी, बल्कि ये एक 8 पॉइंट प्लान था। इसमें स्मार्ट लीडरशिप से लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सबसे ज़रूरी नक्सलियों की फंडिंग को पूरी तरह से बंद करने जैसे कई कदम शामिल थे। तो सरकार की स्ट्रैटेजी असल में 2 तरफा थी। एक तरफ तो सुरक्षा बल पूरी ताकत से विद्रोहियों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उन इलाकों में विकास का काम हो रहा था, सड़कें, स्कूल, मोबाइल टावर, ताकि वहां के लोगों का भरोसा जीता जा सके। तो ये जो 2 तरफा रणनीति थी, क्या इसका जमीन पर कोई असर हुआ? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। देखिए, 2011 में जहां करीब 200 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज ये संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और सिर्फ जिलों की संख्या ही नहीं, हिंसक घटनाओं में भी जबरदस्त कमी आई है। 2010 के मुकाबले हिंसक घटनाओं में 81% की गिरावट दर्ज की गई। 81%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे दुखद पहलू होता है किसी भी संघर्ष का, जाने जाना। अच्छी खबर यह है कि इसमें भी 85% की भारी कमी आई है। जहां 2010 में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, वहीं हाल के सालों में ये आंकड़ा 150 के आसपास आ गया है। हाल के सालों में विद्रोहियों पर दबाव इतना बढ़ा है कि आप सिर्फ 2024 का ही आंकड़ा देखिए। 290 नक्सली मारे गए, लगभग 1100 को गिरफ्तार किया गया और 880 से भी ज्यादा ने सरेंडर कर दिया। तो इन सब आंकड़ों को देखकर सवाल उठता है कि क्या हम वाकई नक्सलवाद के आखिरी चैप्टर को देख रहे हैं? क्या ये एक खतरे से इतिहास बनने की कगार पर है?
जानकार मानते हैं कि इस गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण रहा टॉप लीडरशिप का सफाया। जब हिडमा जैसे खूंखार और अनुभवी कमांडर मारे गए तो आंदोलन की जैसे कमर ही टूट गई। हिडमा की मौत इतनी बड़ी खबर थी कि ये एक बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस पूरे संघर्ष के लिए कितना अहम था। तो नतीजा ये है कि जो इलाका कभी एक विशाल रेड कॉरिडोर कहलाता था, वो अब सिकुड़कर बस कुछ छोटी छोटी रेड पॉकेट्स में सिमट कर रह गया है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हिंसा भले ही कुछ जिलों तक सिमट गई हो, लेकिन क्या भारत ने युद्ध जीत लिया है या सिर्फ एक लड़ाई? क्या इस संघर्ष की जो वैचारिक जड़ें थी वो भी खत्म हो गई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।